Good morning, students. Myself, Dr. Suman, Assistant Professor, Government Law College, अजमेर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आजकल हम लोग ई लेक्चर के माध्यम से ऑनलाइन यूट्यूब चैनल्स पे पढ़ रहे हैं। लेक्चर की इस सीरीज में आज मैं LLB फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट फैमिली लॉ फर्स्ट, जिसे हम लोग हिंदू लॉ के नाम से जानते हैं, सेक्शन 13 डाइवोर्स रिजोल्यूशन ऑफ मैरिज विषय पर टॉपिक पर आपसे चर्चा करें। सेक्शन 13 रिजोल्यूशन ऑफ मैरिज, हिंदू मैरिज एक्ट 1955 काफी बड़ा सेक्शन है। पिछले 2 लेक्चर भी मेरे सेक्शन 13 पर ही थे और आज भी सेक्शन 13 फर्स्ट विवाह विच्छेद के वे आधार जिन पर पति और पत्नी दोनों तलाक ले सकते हैं, विवाह विच्छेद की याचिका न्यायालय में लगा सकते हैं, को हम लोग पढ़ रहे हैं। उसी के अंतर्गत हमने पहले लास्ट 2 लेक्चर में हमने एडल्ट्री, क्रूअल्टी एंड डिजर्शन ग्राउंड्स पे डाइवोर्स को समझा। आज हम लोग इसका नेक्स्ट ग्राउंड पढ़ेंगे, जिसके अंतर्गत सेक्शन 13 फर्स्ट, एनी मैरिज solemnized whether before or after the commencement of this act may on a petition presented by either the husband or the wife be dissolved by a decree of divorce on the ground that the other party had ceased to be Hindu by conversion to another religion। अर्थात धर्म परिवर्तन के आधार पे विवाह विच्छेद। हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13(1) सब क्लोज सेकंड के अंतर्गत कन्वर्जन, जुडिशियल सेपरेशन और विवाह विच्छेद दोनों का आधार। इस धारा के अंतर्गत हमें देखेंगे कि यदि कोई भी विवाह जो इस अधिनियम के लागू होने से पूर्व अनुस्थापित हुआ हो या उसके पश्चात अनुस्थापित हुआ हो, विवाह के किसी भी पक्षकार द्वारा इस आधार पर भी कि विवाह का दूसरा पक्षकार या प्रतिपक्षी हिंदू नहीं रहा है, तो याचिकाकार न्यायालय में जुडिशियल सेपरेशन या विवाह विच्छेद की डिग्री प्राप्त कर सकता है। सिर्फ और सिर्फ इस आधार पे विवाह विच्छेद की डिग्री प्राप्त करने के लिए एक कंडीशन है, कन्वर्जन टू अनदर रिलीजन, अर्थात प्रतिपक्षी ने अन्य धर्म में परिवर्तन कर लिया हो, अर्थात अब वो हिंदू नहीं रहेंगे। हिंदू विवाह अधिनियम, जैसा कि आपने इसमें पता चल रहा है कि हिंदू विवाह अधिनियम नाम से ही कि हिंदूज पे अप्लाई होता है, एप्लीकेशन ऑन हिंदूज। बट जब उसने धर्म परिवर्तन ही कर लिया, अर्थात अब वो जब हिंदू ही नहीं है, जब हिंदू नहीं है तो उसके विवाह के दूसरे पक्षकार को, अर्थात जिसने धर्म परिवर्तन नहीं किया है, प्रतिपक्षी को इस आधार पे विवाह विच्छेद की डिग्री न्यायालय से प्राप्त करने का अधिकार मिल जाता है। डिसोल्यूशन नॉट ऑटोमेटिक, अर्थात a Hindu marriage is not dissolved automatically by the conversion. It is necessary for the non-convert party who wishes to dissolve the marriage due to the conversion of the other party to obtain divorce from the court on this ground। अर्थात हिंदू विवाह अधिनियम के अंतर्गत इस आधार पे कि प्रतिपक्षी हिंदू पक्षकार हिंदू नहीं रहा है, स्वतः ही विवाह विच्छेद नहीं माना जाएगा। इसके लिए आवश्यक है कि दूसरे पक्षकार द्वारा, अर्थात नॉन कन्वर्ट पार्टी, जिस पक्षकार ने अपना धर्म परिवर्तन नहीं किया है, वो इस आधार पर न्यायालय में विवाह विच्छेद की याचिका न्यायालय में लगाए और विवाह विच्छेद की डिग्री
प्राप्त करें कि अगर पक्षकार हिंदू नहीं रहा और कोई पक्षकार मैरिज कर लेता है बिना डाइवोर्स के, तो बाइगेमी का अपराध बनता है। अर्थात हिंदू नहीं रहने से मैरिज अपने आप स्वतः ही विघटित नहीं माना जाएगा। दूसरे पक्षकार को न्यायालय से विवाह विच्छेद की डिक्री लेनी होगी। सुरेश बाबू वर्सेज वीपी लीला 2007 के केस में न्यायालय द्वारा यह बताया गया कि अगर कोई पक्षकार हिंदू नहीं रहा धर्म परिवर्तन द्वारा, तो इस आधार पर न्यायालय में विवाह विच्छेद की याचिका लगाने के लिए कोई समय सीमा प्रिस्क्राइब नहीं है, अर्थात नो टाइम लिमिट इज प्रिस्क्राइब्ड ऑन दिस ग्राउंड। इसी तरह एक और केस सरला मुदगल वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया 1996 1 HLR 410 आंध्र प्रदेश। इस केस में भी न्यायालय द्वारा यही कहा गया कि कोई भी ऐसा, अर्थात नो टाइम लिमिट इज प्रिस्क्राइब्ड विद इन विच द पिटीशन फॉर डाइवोर्स वुड बी फाइल्ड। अर्थात इस ग्राउंड पे विवाह विच्छेद की याचिका लगाने के लिए कोई भी, जैसे हमने पिछले केस में पढ़ा, अभित्यजन अभित्यजन लगातार 2 वर्ष की कालावधि तक होना चाहिए, इतने समय तक होगा। इसी तरह यहाँ पे ऐसा कोई टाइम लिमिट नहीं है कि कन्वर्जन किए हुए या कन्वर्ट किए हुए, धर्म परिवर्तन किए हुए किसी पक्षकार को इतना समय बीत गया हो, इतने समय तक इंतजार करना है, उसके पश्चात विवाह विच्छेद की याचिका न्यायालय में लगानी है। ऐसी यहाँ पे कोई बाध्यता नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि अगर मान लीजिए दोनों ही पक्षकार विवाह अपना धर्म परिवर्तन कर लें, तो कौन विवाह विच्छेद की याचिका लगाएगा? तो इस कंडीशन में if both parties convert if both the parties convert from Hindu religion, they will not be governed by the Hindu law of divorce। अर्थात जैसे ही वो कन्वर्जन करते हैं, अब वो हिंदू नहीं रहे दोनों ही, तो हिंदू लॉ के जो डाइवोर्स के आधार हैं वो उन पे अप्लाई नहीं होंगे, क्योंकि हिंदू लॉ उन्हीं पे अप्लाई होता है जो हिंदू है। एप्लीकेशन जो है इस एक्ट की उन्हीं पे है जो हिंदू है। हिंदू कैसे होंगे? बाय बर्थ, बाय रिलीजन, या फिर जो मुस्लिम, पारसी, यहूदी नहीं है, वो सब हिंदू हैं। अब जैसे ही आपने देखा बाय बर्थ और बाय रिलीजन जैसे ही वो रिलीजन उन्होंने चेंज किया, धर्म परिवर्तन किया, वो हिंदू नहीं रह गए, और जैसे ही हिंदू नहीं रहे तो उनपे हिंदू लॉ के डाइवोर्स के कोई प्रोविजन लागू नहीं होंगे। अर्थात जब दोनों पक्षकार अगर कन्वर्ट कर लेते हैं, तो किसी भी पक्षकार के पास ये अधिकार नहीं है कि वो विवाह विच्छेद की याचिका न्यायालय में। And the next is Section 31, first. Any marriage solemnized whether before or after the commencement of this Act may, on a petition presented by either the husband or the wife, be dissolved by a decree of divorce on the ground that the other party has been incurably of unsound mind, or has been suffering continuously or intermittently from mental disorder of such a kind and to such an extent that the petitioner cannot reasonably be expected to live with the respondent। अर्थात अगला आधार जो है विवाह विच्छेद का, वो है मस्तिष्क की अवस्था के आधार, मानसिक अवस्था। कोई भी पक्षकार, कोई भी विवाह, वो चाहे इस एक्ट के लागू होने से पूर्व या पश्चात अनुस्थापित हुआ हो, दोनों विवाह के दोनों पक्षकारों में से, अर्थात हस्बैंड और वाइफ में से कोई भी इस आधार पर न्यायालय में विवाह विच्छेद की याचिका पेश कर सकता है कि दूसरा पक्षकार जो है वो मस्तिष्क की अवस्था के कारण, अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, उन्मत्तता या विकृचित होने के कारण इस हद तक पीड़ित है कि उसके साथ प्रतिपक्षी नहीं रह सकता। अर्थात सामान्य आचरण करने में जहां पर कोई व्यक्ति असमर्थ है,
तो हम ये कहेंगे कि वो विपरीत है। अगर ऐसी कंडीशन है तो फिर उस पक्षकार के साथ दूसरे पक्षकार का रहना मुश्किल है। अर्थात इस आधार पे अब दूसरे पक्षकार को यह अधिकार है कि वो न्यायालय में विवाह विच्छेद की याचिका लगाए। Explanation. In this clause, the expression mental disorder means mental illness, arrested or incomplete development of mind, psychopathic disorder or any other disorder or disability of mind and includes schizophrenia. Excuse me. The expression psychopathic disorder means a persistent order or disability of mind, whether or not including subnormality of intelligence, which results in abnormally aggressive or seriously irresponsible conduct on the part of the other party, and whether or not it requires or is susceptible to medical treatment. अर्थात मेंटल डिसऑर्डर जो है उसका तात्पर्य यहाँ पे है मस्तिष्क की अस्वस्थता और या फिर मस्तिष्क का अपूर्ण विकास, इनकम्प्लीट डेवलपमेंट ऑफ माइंड। डिसेबिलिटी कोई ऐसी अयोग्यता मस्तिष्क की जैसे कि सिजोफ्रेनिया, उसे इन्होंने इसमें मेंटल डिसऑर्डर माना है। एक केस राम नारायण गुप्ता वर्सेस रामेश्वरी गुप्ता 1988 फॉर सुप्रीम कोर्ट केसेस। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में आफ्टर कंसल्टिंग वर्क्स ऑन मेंटल हेल्थ it was held that for the purpose of this section, schizophrenia is what schizophrenia does. It means branding of a person as schizophrenic will not suffice. Medical science is against to ideally reducing a human being into a functional not entity and a negative unit in family or society. अर्थात मेंटल डिसऑर्डर जो है वो इस हद तक अर्थात कोई व्यक्ति इस हद तक मानसिक विकार से ग्रस्त है कि वो सोसाइटी में किसी के साहचर्य में नहीं रह सके, तो फिर न्यायालय उसे मेंटल डिसऑर्डर मानता है कि अब इस आधार पर विवाह विच्छेद की याचिका, क्योंकि जब सोसाइटी में रहने लायक ही नहीं है तो फिर वो कोई पक्षकार उसके साथ कैसे रहेगा। इसी तरह द एक्सप्रेशन साइकोटिक डिसऑर्डर जो है कि जो psychopathic disorder means a persistent disorder और disability of mind, अर्थात मस्तिष्क का ऐसा अपूर्ण विकास। ठीक है, अगर ऐसा होगा जब उसका मस्तिष्क विक्षेप होगा तो फिर कैसे संभव होगा उसके साथ रहना, क्योंकि मेंटल स्टेट जो है एक ऐसा आचरण है जो मस्तिष्क द्वारा ही जो हम आचरण करते हैं वो कंट्रोल होते हैं। ब्रेन जो है वो पूरे अफेक्ट करता है पूरी बॉडी को। इफ द कंडक्ट इज अफेक्टेड पर्सन बिकम abnormally aggressive or seriously irresponsible, then how can the second partner is live with her? So सुप्रीम कोर्ट डिसाइडेड कि अगर इस हद तक मेंटल या डिसऑर्डर है, उनमें सीरियसली इरेस्पॉन्सिबिलिटी कंडक्ट है उनका दूसरे पक्षकार के प्रति, तो फिर और उनका कोई इलाज भी संभव नहीं है, नहीं ठीक हो सकते, तो इस ग्राउंड पे दूसरे पक्षकार के पास ये राइट है कि वो विवाह विच्छेद की याचिका न्यायालय में। The present provision divided into two parts. विवाह विच्छेद के लिए मस्तिष्क की उन्मुखता, इसको हम मोटे रूप से दो भागों में बांट के पढ़ सकते हैं। फर्स्ट इज द रेस्पोंडेंट हैज बीन इंक्यूरेबली ऑफ अनसाउंड माइंड और मेंटल डिसऑर्डर, अर्थात कि प्रतिपक्षी जो है वो अनसाउंड माइंड से या मेंटल डिसऑर्डर से ग्रसित है, और द नेचर एंड डिग्री ऑफ द डिजीज, कि उस बीमारी की कॉन्सिक्वेंसेस कितनी है, नेचर कैसा है, प्रकृति कैसी है। जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति साल के 365 दिन में से केवल एक या दो बार उसे
पागलपन के दौरे, तो फिर ऐसे व्यक्ति के साथ रहना संभव है। और इसी का उल्टा कि अगर मान लीजिए 365 दिन में से कोई व्यक्ति 4 या 5 ही दिन स्वस्थ रहता है और बाकी दिन वो पागलपन स्टेज में रहता है, उसे नहीं पता जो भी चीज वो करता है कि वो क्या कर रहा है, और मैरिज के बाद की कॉन्सिक्वेंस जानने में असमर्थ है, तो फिर ऐसे व्यक्ति के साथ कैसे रहना संभव हो सकता है। इसलिए आ, ये जो उन्मुखता है मस्तिष्क की, इसको इस आधार पे कि उसकी डिग्री कितनी है, डिग्री ऑफ द डिजीज एंड द नेचर ऑफ द डिजीज, किस तरह का मानसिक विकार से वो व्यक्ति ग्रस्त है, इस आधार पे इसको विवाह विच्छेद में या न्यायालय द्वारा विवाह विच्छेद के टाइम हर मामले की तथ्य और परिस्थितियों को देखा है। एक केस देखिए, यूएन सत्यनारायण वर्सेस यू शारदा 2003 1 एचएलआर 530। यहाँ पे क्या हुआ, इस केस में सुप्रीम कोर्ट द्वारा कहा गया कि जो अभी आपने ऊपर दोनों पढ़े हैं बोथ एलिमेंट्स, कि the respondent has been incurably of concerned mind or mental disorder and the nature and degree of the disease, ये दोनों एक साथ होना आवश्यक है, डाइवोर्स की रिलीफ है चाहिए। इसी तरह एक और केस वीना रानी वर्सेस मोहिंदर कुमार 2001 1 एचएलआर 495 पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट, इसमें न्यायालय ने कहा कि कुछ इस तरह की अबनॉर्मलिटीज होती है जो, जैसे कि अनएजुकेटेड है अगर कोई वाइफ और उसका मस्तिष्क अपूर्ण विकसित है, तो यहाँ पे केवल और केवल इस आधार पे कि वो अशिक्षित है और वो शहर की जिंदगी नहीं समझती है या फिर वो उनके लाइफस्टाइल में फिट नहीं है, केवल इस आधार पे ये कह देना है कि वो मानसिक विकार से ग्रस्त है, या मानसिक विकार के आधार पे यहाँ पे डाइवोर्स की डिग्री लेना ये यहाँ पे संभव नहीं है। इफेक्ट ऑन कॉन्जुगल लाइफ, मैरिड लाइफ पे इसका क्या इफेक्ट पड़ता है। सम अनसाउंडनेस ऑफ माइंड और मेंटल डिसऑर्डर इज नॉट सफिशिएंट फॉर द ग्रांट ऑफ डाइवोर्स, जैसा हमने पिछले केस में पढ़ा अभी पिछली स्लाइड में कि कुछ ऐसी जैसे वाइफ का अशिक्षित होना है या कुछ ऐसी स्टेजेस होती हैं जबकि जिस जिस कैटेगरी में वो मेंटल डिसऑर्डर में नहीं आती है, अर्थात मेंटल डिसऑर्डर इज नॉट सफिशिएंट फॉर द ग्रांट ऑफ डाइवोर्स, ये केवल और केवल इस आधार पे कि थोड़ा सा भी मस्तिष्क का पूर्ण विकास है और बाकी सब चीजें सामान्य है, तो इस आधार पे केवल और केवल डाइवोर्स नहीं मिल सकता। एक केस देखिए, सतीश कुमार वर्सेस शशि बाला 2004 1 एचएलआर 89 पंजाब एंड हरियाणा, यहाँ पे वाइफ जो है वो सिजोफ्रेनिया से ग्रसित थी, हस्बैंड उसके साथ मतलब वो इस हद तक मानसिक विकार से ग्रस्त थी कि उसके साथ दूसरे पक्षकार का रहना असंभव था। यहाँ पे कोर्ट ने डाइवोर्स की डिग्री दी, कोर्ट ग्रांटेड डाइवोर्स। दर्शन सिंह वर्सेस गुरदेव कोरी 1980 पंजाब एंड हरियाणा, एंड एक और केस हरमनजीत कौर वर्सेस भूपिंदर सिंह गिल 2003 2 एचएलआर 661 पंजाब एंड हरियाणा, यहाँ पे भी अपीलांट जो थी वो मेंटली डिसऑर्डर से सिजोफ्रेनिया से ग्रसित थी, तो न्यायालय ने ये कहा कि ऐसे मामलों में उनको डाइवोर्स की डिग्री दी जा सकती है, डाइवोर्स की डिग्री दी जा सकती है जबकि उसके साथ रहना असंभव हो जाए, वरना ऐसा मुश्किल है कि डाइवोर्स दिया जाए। हरमनजीत के केस में क्या हुआ कि कोर्ट ने ये देखा कि अपीलांट जो है वो मेंटल डिसऑर्डर सिजोफ्रेनिया से ग्रसित थी, इसी तरह दर्शन सिंह के केस में भी वो सिजोफ्रेनिया से ग्रसित थी शादी से पहले, और उसने ये फैक्ट उसमें छुपाया रेस्पोंडेंट से, और उसके बाद क्या हुआ कि उसने इलाज करवाने की कोशिश भी बहुत की, लेकिन यहाँ पे वो इनक्योरेबल स्टेज में थी, और जब सारा इलाज और ये सब करवाया तो ये पता चला कि ये माइट बिकम ए डेंजर टू द हस्बैंड एंड चाइल्ड, कि वो किसी के लिए भी खतरा हो सकती है, तो इस आधार पे न्यायालय ने उन्हें डाइवोर्स की डिग्री दी। बट जो नीचे मैंने एक केस लिखा है सोना वर्सेज करमबीर 1995 मैरिज लॉ जनरल 425,
इस केस में क्या हुआ, बोर्ड ऑफ डॉक्टर्स ने एक ओपिनियन दी कि वाइफ जो है सफर फ्रॉम मॉडरेट रेंज ऑफ मेंटल डिसऑर्डर, हर मेंटल अनसाउंडनेस वाज इनक्योरेबल, उसका भी नहीं था, बट शी कुड नॉट discharge her mental obligations. She gave totally incorrect and irrational answers to the question posed to her. It was held that divorce decree was granted by the court. अर्थात अगर ऐसी कोई कंडीशन है कि जहां पे पक्षकार यही नहीं समझ पा रहा कि उससे क्या पूछा जा रहा है और वो क्या आंसर दे रहा है, तो ऐसे केसेस में न्यायालय द्वारा अनसाउंडनेस ऑफ माइंड की अनसाउंडनेस ऑफ माइंड के आधार पे विवाह विच्छेद की डिग्री या विवाह विच्छेद की याचिका न्यायालय में दूसरे पक्षकार द्वारा लगाई जा सकती है। इस प्रकार आज हमने यहाँ पे सेक्शन 13 फर्स्ट के वे दो आधार जिन पर पति और पत्नी दोनों, हस्बैंड और वाइफ दोनों विवाह विच्छेद की याचिका न्यायालय में लगा सकते हैं। मस्तिष्क का अपूर्ण विकास, मेंटल डिसऑर्डर और कन्वर्जन कि अगर कोई व्यक्ति दूसरे धर्म में परिवर्तन कर ले तो विवाह विच्छेद की याचिका न्यायालय में किस प्रकार लगाई जा सकती है। इसे समझा, उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे। थैंक यू।